तो ठीक है, तो पुराने जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है ये तुम्हारे सामने कि इसका जस्ट एफबीडी बनाना है। ठीक है, ड्रॉ एफबीडी। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? जो भी बॉडी हमारे पास है उसको हम महसूस करते हुए कि वो क्या क्या फोर्सेस महसूस कर रही होगी बॉडी, उसका एफबीडी बना देते हैं। तो बॉडी क्या है? ये एक नाव जैसी चीज़ है जो रखी हुई है इस सतह पर, तो हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, उसको फ्री कर दिया, मतलब हर सरफेस से टच उसका छोड़ दिया। ठीक है, कितने किलो की है ये? 15 किलो की। सो 15 G नीचे लग जाएगा, क्योंकि वेट क्या होता है किसी बॉडी का? वर्टिकली डाउनवर्ड mg नीचे लग जाता है। ठीक है, p इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये लग गया p इस डायरेक्शन में, 30 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, और कोई फोर्स मिस आउट तो नहीं किया? बताओ कोई। अच्छा, ये सतह नहीं होती अगर, तो ये तो नीचे चला जाता है ना। इसका मतलब ये सतह इसको टेक के रखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर साइड। तो हम ये बन गया इसका एफबीडी। और क्या, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें रिजॉल्व करना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो अगर ऐसा हमें रिजॉल्व करके बनाना है तो ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, 15G और N, ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, वाई के अलॉन्ग है ये। इसको और रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा P cos 30 डिग्री और ऊपर साइड P sin 30 डिग्री। तो ये आंसर हो गया इसका, ये बन गया एफबीडी। सर जी भी तो लग रहा होगा क्या? सर, एक्स जी। ये 15G वही तो लगाया है, अच्छा, वेट नीचे लग रहा है 15G mg के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका तुम्हें एफबीडी बनाना है। सो ड्रॉ एफबीडी ऑफ दिस। तो यहाँ पे कितने मासेस हैं? m1 और m2 का बनाना है। ठीक है, ये जो रिजिड सरफेस है इसको छोड़ दो, इसका नहीं बनाना, केवल अपन को m1 और m2 का बनाना है। तो बनाओ। सारी कंडीशंस आइडियल है। आइडियल कंडीशन यानी कि पुली मासलेस है, पुली इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। अच्छा, ये कंडीशन हर बार लिखना क्यों ज़रूरी है, ये अब तुम समझ चुके हो कि अगर मासलेस और इनएक्सटेंसिबल नहीं होगी स्ट्रिंग तो हर पॉइंट पे टेंशन बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो सब आइडियल कंडीशन ही मान के चलेंगे अपन। अगर आइडियल कंडीशन नहीं है तो फिर अपन देखेंगे क्या करना है। तो भी सिंपल ही प्रॉब्लम रहता है, तब भी कोई इतना टफ नहीं बनता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में तो अपन को आइडियल कंडीशन ही लेनी है। तो सबसे पहले हम m1 पे फोकस करते हैं। सो m1 को देखो, यहाँ पे m1 बना लिया। ठीक है, कौन कौन से फोर्स महसूस कर रहा होगा ये m1? तो m1 बन जाते हैं हम, m1 बन जाते हैं अगर हम, तो हमें सबसे पहले नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स होगा वो? ग्रेविटी वाला फोर्स, उसको बोलेंगे m1G। अच्छा, ये रस्सी इसको किधर खींच रही होगी? इस वाले को रस्सी उस तरफ खींच रही होगी, राइट हैंड साइड। तो रस्सी का फोर्स टेंशन एक इस तरफ लग जाएगा। ठीक है, और अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये m1 नीचे चला जाता। इसका मतलब ये सरफेस इसको बचा के रखा हुआ है, यानी कि ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, उसको n बोल देते हैं। तो ये किसका एफबीडी बन गया? ये m1 का एफबीडी बन गया। ठीक है, फिर m2 पे आ जाते हैं। सो m2 पे लगाते हैं सारे फोर्सेस। सो m2 को नीचे कौन लेके जाना चाहता होगा? नीचे लेके जाना चाहता होगा उसका वेट, यानी कि m2G। और ऊपर कौन लेके रोक के रखा हुआ है उसको? यही टेंशन का रिएक्शन पेयर। सो ये टेंशन लग गया यहाँ पे, तो ये बन गया अपना m2 का एफबीडी। देखो, m2 का कोई टच नहीं है यहाँ पे, अगर ये इस ब्लॉक से टच होता तब नॉर्मल लगाते। तो कांटेक्ट फोर्स तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब कांटेक्ट होता है। जैसे इस m1 और इस ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट है, तभी ये नॉर्मल रिएक्शन आया। लेकिन इधर m2 और इस ब्लॉक के बीच में कोई नॉर्मल नहीं है, देखो जगह खाली है। इसका मतलब यहाँ पे कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं आएगा, और नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स होता है।
क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ हाँ सर। सर आ गई। ठीक है, किसका? अब चलो ये तुम खुद से बनाओ, इसका थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। M1 और M2 का FBD बनाना है, FBD ऑफ M1 एंड M2। ऐसे ये एंगल हमें पता नहीं, तो चलो एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा है ये वाला, और ये वाला एंगल बीटा है, और ये वाला एंगल पता नहीं, चलो इससे काम चल जाएगा, केवल अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में बता देना। तो रिजोल्यूशन के लिए अल्फ़ा बीटा का काम आएगा। अभी तो ऐसी जस्ट क्वालिटेटिवली ऐसी रफली डायरेक्शन मार्क करो, मतलब कि इधर टेंशन को ऐसी मार्क कर दो। तो इसका FBD बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा, देखना कोई चीज़ मिस आउट हुई क्या। तो शुरू हो जाओ, तुम्हें 2 मिनट मिलते हैं इस चीज़ के लिए। सो M1 को फ्री कर दिया और बना दिया, बाकी उसके आसपास जो था वो सब डिलीट कर दिया वहाँ से। और अब ये कौन कौन से फोर्सेस महसूस कर रहा होगा वो हमें मार्क करने हैं। ठीक है, तो M1 पे एक तो रस्सी खींच रही होगी इसको उस तरफ, सो टेंशन इस तरफ लग गया। रस्सी में जनरेट हुए फोर्स को अपन टेंशन बोलते हैं। टेंशन का हिंदी में मतलब होता है तनाव। तनाव मतलब किसी चीज़ को तान देना, तान देना मतलब खींच देना, उसको टेंशन में रख देना। तो इसलिए मैं टेंशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। टेंशन का मतलब यहाँ पे कुछ दिमाग का टेंशन नहीं है, टेंशन वर्ड का मतलब फोर्स ही है। ठीक है, और एक तो ये फोर्स मार्क कर दिया, ठीक है, क्योंकि रस्सी उसको उस तरफ खींच रही होगी। ठीक है, और इसका वेट लग रहा होगा एक वर्टिकली डाउनवर्ड। अर्थ सबको नीचे खींचती है ना? ऑफ कोर्स ये अर्थ पे रखे हुए, स्पेस में नहीं रखे हुए, अर्थ है यहाँ पे। दिस इज़ द सरफेस ऑफ अर्थ। सो वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। सो M1G नीचे लग रहा होगा। अच्छा, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये नीचे चला जाता, लेकिन ये सरफेस है तो एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन लगाने में ट्विस्ट क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है। तो एक्चुअली में जो सरफेस है वो कुछ ऐसा है, जो हम डिलीट कर देंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो ये सरफेस ऐसा है, ठीक है। तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन देगा ये सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा। तो कुछ बच्चों ने अगर इसको ऐसा बनाया है तो ये पाप किया है, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से नॉर्मल लगता है। तो ये ऐसा। फिर M2 पे आ जाते हैं। अब M2 बन जाओ। M2 बन के महसूस करो कि उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। उस पर ये रस्सी खींच रही होगी इसे, तो रस्सी ने खींचा इसको, और सारी आइडियल कंडीशन है, सारी आइडियल कंडीशंस हैं, तो ये वाली टेंशन और ये वाली टेंशन बराबर होगी। टेंशन इधर लग गई इस पर, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है। सो M2G एग्जैक्टली नीचे लग रहा होगा। अब यहाँ पे सरफेस कैसा है? इस तरीके से है सरफेस यहाँ पे, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल धक्का दे रहा होगा सरफेस से, तो नॉर्मल इस तरफ रहेगा। अच्छा, ये सरफेस कुछ और नॉर्मल लगा रहा होगा, तो इसको N1 बोलें, तो इसको N2 बोल देते हैं। N1 बोला इसको तो N2 बोल दिया। तो ये FBD बन गया दोनों का। अब यहाँ इस पे आ जाओ, इस आदमी का FBD बनाना है हमको। ड्रॉ FBD ऑफ दिस मैन। तो ये आदमी, अब ये आदमी बन के महसूस करो कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। ये आदमी बन गया यहाँ पे, ठीक है। इसको ये इसी पे मार्क कर लेते हैं फोर्स को, क्योंकि उतना अच्छा आदमी बन नहीं पा रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, यहीं पे मार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा पेन का साइज़ बड़ा करके। तो कांटेक्ट कहाँ पे है? ये पैर तो इसका आसमान में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वेट इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नीचे लग रहा होगा। लेट्स से इसका मास M है, सो mg नीचे लग रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इसको जूम इन करके देखो ज़रा अच्छे से, इसके जूते को। जूता कैसे टच है? जूते का एक एक्सटेंडेड सरफेस
प्लेन से टच है, धरती से टच है, तो नॉर्मल कहाँ लगेगा इसके जूते पे? परपेंडिकुलर, यानी कि इस तरफ। तो ये नॉर्मल लग गया, तो ये इसका एफबीडी बन गया। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रैफिक लाइट है जो कुछ इस तरीके से लटकी हुई है, कुछ रस्सियों से बंध के। ठीक है, सो ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर दिस सिचुएशन। तो इस ट्रैफिक लाइट का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इस ट्रैफिक लाइट को ये बना लिया, ये बन गई ट्रैफिक लाइट। अच्छा, इसका कोई वेट होगा, तो वो वेट मान लेते हैं, सपोज m है, मास m है, तो वेट हो जाएगा mg। सो mg नीचे लग गया। अच्छा, ये दिया ही हुआ है इसमें वेट 200 न्यूटन, तो कोई बात नहीं, इसको डायरेक्टली हम 200 न्यूटन मार्क कर देंगे। ठीक है, अब ये जो है ऊपर किससे कनेक्टेड है? इस T3 वाली रस्सी से। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा? T3। इस पे और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? और कुछ तो नहीं लग रहा होगा। तो बस ये बन गया इसका एफ। अच्छा, कोई बोले इस पॉइंट का एफ बनाओ, ये पॉइंट P है और इसका एफ बनाना है अपन को। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास हो उसी का एफ बना पाए अपन, किसी मासलेस पॉइंट का भी एफ बना सकते हैं। सो एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब तो बस केवल इतना होता है कि हमने उस पॉइंट को मार्क किया और वो पॉइंट जो जो फोर्स महसूस कर रहा होगा वो सारे फोर्सेस मार्क कर दिए उस पर। तो अगर हमें पॉइंट P का एफ बनाना है, एफ ऑफ पॉइंट P, तो पॉइंट P मार्क किया यहाँ पे, ये P यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, ये नीचे तीसरी रस्सी जो T3 बोल रहा है वो नीचे खींच रही होगी इस पॉइंट को, क्योंकि ये ऐसा वेट लटका हुआ है उस पर और रस्सी नीचे खींचना चाहती होगी। तो T3 इधर मार्क कर दिया। लेकिन ये जो T1 है ये उसको उधर साइड खींच रहा होगा, तो T1 इधर मार्क कर दिया, और T2 इधर खींच रहा होगा इसको, तो इसको इधर मार्क कर दिया। ये बात हमारे सामने आ गई, ये बन गया एफ। अच्छा, अब क्लियरली एक थॉट दिमाग में आता है जो कि नहीं आना चाहिए, और नहीं आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जैसे किसी के दिमाग में आ जाए कि यार इसका mg भी मार्क करें इस पे अपन, तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि mg तो इस पे लग रहा है, इस पॉइंट पे थोड़ी लग रहा है ना। mg जो इसका वेट है वो इस पॉइंट पे नहीं लग रहा, इस पॉइंट पे तो टेंशन लग रहा है T3, जो mg की वजह से बढ़ जाएगा अगर mg बढ़ेगा तो T3 कंसीडर कर ले रहा है mg को इसमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी सिचुएशन बताता हूँ जो लास्ट क्लास में भी मैंने बताई थी, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। ये तो मान लो तुम्हारे सर के ऊपर एक टेबल रखी हुई है, ठीक है, और टेबल पे एक और आदमी या औरत खड़ा हुआ है। तो तुम्हारा सर प्रेसिंग महसूस करेगा, है ना। तुम्हारा सर प्रेसिंग महसूस करेगा, तुम्हें तकलीफ़ होगी और तुम्हें एक फोर्स महसूस होगा अपने सर पे। अच्छा, तो क्या ये फोर्स इस जो भी आदमी खड़ा है ये इसके वेट की वजह से हो रहा है? तो हम कहेंगे हाँ, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है टेबल की वजह से, वही तुम्हारे दिमाग में वही तुम्हारे टकले पे ये दे रहा है, प्रेशर दे रहा है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि तुमने वो टेबल को ऐसे उसको ठोक दिया और मतलब टेबल बना दी प्रॉपर उसकी, और फिर तुम उस टेबल के नीचे खड़े होकर, थोड़ा सा गैप है, ठीक है, कि एकदम टच करके नहीं खड़े हो, थोड़ा सा गैप है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हो गया। तो क्या आप तुम्हारे टकले पे कोई वज़न पड़ेगा? तो तुम कहोगे नहीं पड़ेगा। एक और आदमी खड़ा हो गया, बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो भी टकले पे कोई वज़न नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें इसका वेट महसूस नहीं हो रहा था, तुम्हें इस टेबल का नॉर्मल रिएक्शन महसूस हो रहा था, क्योंकि तुम्हारे टकले पर नॉर्मल तुम्हें टेबल का टच था इस सिचुएशन में, इस वजह से वो प्रेस हो रही थी। सो यू आर नॉट फीलिंग द वेट ऑफ द पीपल, यू आर फीलिंग द नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि एक आदमी खड़ा होगा तो प्रेसिंग महसूस होगी, बहुत सारे खड़े हो जाएंगे तो नहीं होगी।
टच से है महत्व इस बात का। जैसे अगर तुमने टेबल रख ली अपने ऊपर और उस पर फिर आदमी खड़े हो गए, तो अब तुम्हारा टकला फट भी सकता है, क्योंकि प्रेसिंग है यहाँ, तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन बढ़ के महसूस होगा यहाँ पे। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि इसका जो एम जी है वो इस पॉइंट को महसूस नहीं हो रहा होगा, इसको तो इसका टेंशन महसूस हो रहा होगा। एंड वो हाँ वो सर। वो अलग बात है कि इसका जो टेंशन है T3 वो इसके बराबर ही होगा, कि जितना ज़्यादा इसमें वेट लटकाओगे तुम उतना ज़्यादा टेंशन जनरेट होगा रस्सी में। ठीक है, तो ये एफबीडी बन गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है वो बोलता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, अगर मास कांस्टेंट है तो। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, ये वेक्टर इक्वेशन है। इस क्वेश्चन पे अभी आएंगे अपन, इसको थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूँ जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा उनके लिए। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, सो एफ इज इक्वल्स टू एम ए में ये भी वेक्टर है और एसेलरेशन भी वेक्टर है। सो दिस इज़ नथिंग बट अ वेक्टर इक्वेशन। ये एक वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर की ब्यूटी क्या देखी थी अपन ने? वेक्टर की ब्यूटी ये देखी थी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इंडिपेंडेंटली अप्लाई की जा सकती है इक्वेशन। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन कैन बी अप्लाइड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स लग रहे हैं तो पहले हम उन्हें कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर लेंगे। जैसे ये एक एक्स एक्सिस मान ली हमने, ये वाई एक्सिस मान ली, तो ये एक्सिस सिस्टम क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि ये एक्स और वाई एक दूसरे से पैरेलल परपेंडिकुलर है। तो अब इनमें सबको रिजॉल्व करके हम ये वाली इक्वेशन इंडिपेंडेंटली लगा पाएंगे। यानी कि एक बार एक्स में लगा दी इक्वेशन, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए एक्स, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। और एक बार वाई में लगाएंगे, फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अप्लाई कैसे किया जाए इसको? अब ये कॉन्सेप्ट तो हो गया, अब अप्लाई करने की बारी आ गई। तो अप्लाई करने के लिए हम शुरू हो जाते हैं। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम पुराने वीडियोस देखोगे तो उसमें ये बहुत डिटेल में तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। सो ये तो ऑलरेडी बनाया है, मैं इसको फिर से बनाता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग पे एक असर पड़े। तो सबसे पहले तो ये मास को विजुअलाइज करो। ये मास है यहाँ पे m, 10 किलो का। ठीक है, उस पर कुछ रैंडम डायरेक्शंस में उसे खींचा जा रहा है। एक F2 फोर्स से खींचा जा रहा है इस तरफ, एक F3 से खींचा जा रहा है और एक F1 से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका एसिलरेशन क्या होगा। फाइंड द एसिलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो m पे सारे फोर्सेस मार्क कर लेते हैं हम। तो F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू है नीचे साइड 10 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन लग गया नीचे। F3 किधर लग रहा है? F3 इधर लग रहा है परपेंडिकुलर से 37 डिग्री पर। ठीक है, कितना है वो F3 है 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन। F2 लग रहा है इस तरफ, F2 की वैल्यू है 20 न्यूटन, थोड़ा बड़ा है 20 न्यूटन, और ये भी वर्टिकल से 37 डिग्री पर लग रहा है। अच्छा, हमारा एक्सिस सिस्टम क्या है? एक्सिस सिस्टम है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ना। हमने इसको पकड़ के ओरिजिन को यहीं पे शिफ्ट कर दिया ताकि और अच्छे से देख पाए अपन। ठीक है, तो वेक्टर्स को रैंडमली कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है पैरेलली, ये बात जानते हैं अपन वेक्टर से। तो एक्सिस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि ओरिजिन एम पे ही बना दिया। तो अब ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व है अपनी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, ये वाला फोर्स। ये दोनों रिजॉल्व नहीं है, तो इनको रिजॉल्व कर लेते हैं। कैसे रिजॉल्व करें? F2 यानी कि
20 न्यूटन का एक कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग आ जाएगा और एक कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या लिख देंगे अपन, 20 इंटू साइन 37, दिस इज 37। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू कॉस 37, तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू कॉस 37। ठीक है, उसके बाद इस वाले को भी रिजॉल्व कर लेते हैं, तो एक कंपोनेंट एक्स की तरफ आ जाएगा और एक कंपोनेंट इसका वाई की तरफ आ जाएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, साइन वाला, 10 इंटू साइन 37, और ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 10 इंटू कॉस 37। अच्छा, साइन 37 और कॉस 37 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। साइन 37 इज़ 3/5 एंड कॉस 37 इज़ 4/5। अगर नहीं भी पता तो ये क्वेश्चन में दी रहेगी, डोंट वरी अबाउट दिस। तो इफ़ेक्टिवली अब हमने क्या किया, हमने इस फोर्स को स्क्रैप करके ये वाले फोर्स और इस वाले फोर्स में रिजॉल्व कर लिया। सिमिलरली इस फोर्स को स्क्रैप करके एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लिया। तो इक्विवेलेंटली हम एफ बी डी कैसे बना सकते हैं इसका, इक्विवेलेंटली एफ बी डी अब ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया पॉइंट मास अपना, नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, उसको तो रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, लेफ़्ट में क्या लग रहा है, लेफ़्ट में लग रहा है 1037, सो 1037, 10 साइन 37। ठीक है, राइट में क्या लग रहा है, 20 साइन 37, 20 साइन 37, और ऊपर की साइड रिजॉल्व करके एक तो ये कंपोनेंट आया 10 कॉस 37 और एक 20 कॉस 37, तो इसको ऐड करके लिख सकते हैं अपन एक में। सो 10 कॉस 37 प्लस 20 कॉस 37। तो इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं इफ़ेक्टिवली। इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू हुई 10 इंटू साइन 37, साइन 37 होता है 3/5, तो दिस इज़ 3/5, तो 5 टू द 10 6, तो इधर कुल मिला के 6 न्यूटन है। इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू हुई 20 इंटू 3/5, यानी 5 4 द 20, यानी कि 12, सो दिस इज़ 12 न्यूटन। इधर 10 कॉस 37 और 20 कॉस 37, इसको ऐड करके क्या 10 प्लस 20 कॉमन लिया सकता है कॉस 37, so that is nothing but 10 plus 20 is 30 into cos 37 is 4/5, so 4/5, 5 6 30, 6 4 24, यानी कि ये जो एरो है दिस इज़ नथिंग बट 24 न्यूटन, और नीचे तो 10 न्यूटन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास हमने इसको दो परपेंडिकुलरली म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम में रिजॉल्व कर लिया। तो नेट इफेक्ट एक्स में कितना बनेगा, नेट इफेक्ट एक्स में बनेगा 12 माइनस 6, क्योंकि 12 इस तरफ है और 6 इस तरफ है, तो नेट एक्स में कितना आ गया 6 न्यूटन। और ऐसे ही वाई में ऊपर साइड 24 है और नीचे साइड 10 है, तो ऊपर साइड कितना हो जाएगा 14 न्यूटन। ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या कि अपने पास फाइनली ये एक ऐसा फोर्स का सिस्टम बन गया कि 6 न्यूटन एक्स में लग रहा है और 14 न्यूटन वाई में लग रहा है। तो हम इसका नेट रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं वेक्टर्स का, अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया है तो 6 न्यूटन अगर इधर है, 40 न्यूटन इधर है, तो नेट इफ़ेक्ट इसका जो हम रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इस तरफ आ जाएगा। वो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, वो होगा 6 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर का अंडर रूट, तो नेट फोर्स इतना लग जाएगा और इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो गया 14 स्क्वायर दैट इज़ 256 प्लस 6 स्क्वायर दैट इज़ 36 का रूट, इतने न्यूटन। और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये होगा अपने पास 6 एंड 6 12, 3 और 1 4 और 5 9, 2 रूट 292 न्यूटन। तो अगर नेट फोर्स रूट 292 न्यूटन है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा 292 रूट डिवाइडेड बाय मास, मास कितना दिया हुआ है इसका 10 किलो।
सो 10 kg दिस मच SI यूनिट में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका, है ना, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इस दिशा में होगा ये। ठीक है, तो कुल मिला के ये वेक्टर का एप्लीकेशन है जिसमें अपन 1/1 दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो ऐसे अभी और एग्जांपल देखेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो बताओ मुझे इसमें। ठीक है, तो इसको हम इस पॉइंट पर, जहाँ पर हमने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट ना निकालते हुए इंडिविजुअली एक्स और वाई में भी सॉल्व कर सकते थे। कहने का मतलब थोड़ी जगह बनाई जाए। सर हाँ, सही 14 और 6 कैसे आया ये समझ नहीं आया मेरे को। देख यहाँ पे कितना है, 12 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो एक्स में एक तरफ से कोई 12 से खींच रहा है और दूसरी तरफ से कोई 6 से खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 6। तो यहाँ हाँ एक्स में अपन ने 6 रख दिया। ऊपर खींच रहा है इसको 24 से और नीचे खींच रहा है इसको 10 से, तो इफ़ेक्टिवली ऊपर साइड 14 हो जाएगा। 14 आया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक निकालने के बाद हमने क्या रिजल्टेंट ले लिया। रिजल्टेंट ना लेते हुए हम इंडिविजुअली अगर एक्स और वाई में भी सॉल्व करते तो भी बात वही होती। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास एनालिसिस करते करते एक मोड ऐसा आया जब एक्स में लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स और वाई में लग रहा है 14 न्यूटन का फोर्स। तो अब ये इंडिविजुअली म्यूचुअली दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो हाँ भाई बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हम दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे दिस इज़ नथिंग बट 6 न्यूटन इन एक्स प्लस 14 न्यूटन इन वाई इंडिपेंडेंटली। कि अगर इस पे केवल 6 न्यूटन एक्स में लग रहा होता और जो आंसर आता, और दूसरी सिचुएशन में केवल 14 लग रहा होता वाई में और जो आंसर आता, उन दोनों आंसर्स को अपन मैच कर देंगे अगर, तो फाइनल आंसर भी वही आएगा। ठीक है, तो कैसे मैच करें, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, तो मास तो वही रहेगा दोनों ही केसेस में, मास 10 kg, इधर भी मास 10 kg। तो अगर इधर सॉल्व करें अपन तो इक्वेशन एक्स में लगानी है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए एक्स। अच्छा, ये एक्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट मतलब कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। दिस इज ए एक्स यानी कि एसेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सो एफ एक्स इज 6 न्यूटन, सो एम इज 10, ये तो पता ही हमें, तो ए एक्स आ जाएगा यहाँ से। ए एक्स कितना आया, 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर हम एसेलरेशन वेक्टर बनाएं, एसेलरेशन वेक्टर, तो एक्स डायरेक्शन में क्या बनेगा, एक्स डायरेक्शन में बनेगा 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर वाई में लिखें, सो एफ वाई विल बी इक्वल्स टू मास इंटू ए वाई। एफ वाई कितना है, 14 न्यूटन ऊपर, मास कितना है 10, ए वाई निकल के आएगा, तो यह 7 और ये आया 5। सो ए वाई इज इक्वल्स टू 7/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन। वाई मतलब कि ऊपर की साइड, ये वाला एक्स डायरेक्शन था यानी कि एक्स डायरेक्शन में। तो इन दोनों को मैच करके अगर बनाए अपन तो वाई डायरेक्शन में एसिलेशन क्या आ गया है अब, 7/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें अपन तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आई कैप होता है और ये जे कैप होता है। आई कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन एंड जे कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। तो इसको क्या लिखेंगे, 3/5 आई कैप प्लस 7/5 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपना। तो ऊपर वाले तरीके से भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों सेम ही है। अगर तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो तो सेम ही चीज़ की है। ठीक है, प्रैक्टिस करने बैठोगे जब तो तुम इसमें फ़्लो बना पाओगे। जितना धीरे धीरे मैंने किया यहाँ पे, ये थोड़ा स्पीड अप करके सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन पे मूव करते हैं। अब ये सिचुएशन हमारे सामने, इसको देखो।
कि यहाँ पे एक पुली है, ये दिख रही है, और इस पुली से रस्सी लटकाई गई है और उस पर एक ब्लॉक लटका दिया गया मास m1 का, और दूसरी तरफ से मास m2 का ब्लॉक लटका दिया गया है, और m2 की वैल्यू m1 से बड़ी है। ठीक है, m2 इज़ ग्रेटर देन m1। तो कॉमन सेंस से तुम ये समझ पाओगे कि कौन सी तरफ ये मूव होना शुरू होगा। ठीक है, तो हालांकि वो सब नहीं देखना है अपन को कि कौन से डायरेक्शन में मूव होगा, हमें जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है दोनों ही ब्लॉक्स का, m1 का और m2 का। तो दोनों का एफबीडी बना दो बस। तो बहुत ही इजीली अपन m1 का बनाते हैं। सबसे पहले m1 का बनाने के लिए m1 बन के देखो, m1 बन के देखा तो एक तो धरती खींच रही होगी उसे, नॉन कांटेक्ट फोर्स m1g लग रहा होगा, और एक रस्सी ऊपर खींच के रखी होगी इसे, तो t ऊपर लग रहा होगा, t1 बोल देते हैं उसको। m2 का बनाना है, सो m2 पे धरती खींच रही होगी इसको नीचे, सो m2g लग रहा होगा, और ये रस्सी ऊपर खींच के रखी होगी इसे, कुछ टेंशन t2 बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो t2 ऊपर लग रहा होगा। अच्छा भाई कोई बात बताओ कि t1 और t2 बराबर कब होंगे, इसकी क्या कंडीशन है? t1 यानी कि इस पार्ट ऑफ रोप में जो टेंशन है वो इस पार्ट ऑफ रोप में टेंशन बराबर हो जाए, वो कब हो सकता है? जब वो सर मासलेस जब हो। जब, हर्षिता ने क्या कहा? सर मैं बोल रही थी कि जब दोनों मासेस सेम हो। दोनों मासेस सेम हो नहीं, रस्सी लाइट हो, है ना, व्हेन रोप इज मासलेस और पुली इज फ्रिक्शनलेस। रस्सी का भी अगर कोई मास हो गया तब तो हर पॉइंट पे टेंशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। तो अभी तो एक जनरल केस ले लिया, हमें पता नहीं कि मासलेस है कि नहीं, तो t1 और t2 अलग अलग मार्क कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना बस एक रफ हैंड अपन जमा रहे थे एफ और एफ इक्वल्स टू MA लिखने के लिए। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें एग्जैक्टली वैल्यू आएगी हमारी, दोनों कैलकुलेट करना है। तो पहली सिचुएशन है, फर्श पे, फर्श यानी कि फ्लोर पे दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक ब्लॉक का मास है 4 kg और एक का 2 kg। 4 kg वाले को इस तरफ बनाओ, तो वन ब्लॉक इज़ ऑफ 4 kg एंड द एडजेसेंट ब्लॉक इज़ ऑफ 2 kg। इस ब्लॉक का नाम है A और इस ब्लॉक का नाम है B। तो सिचुएशन क्या है, इस तरफ से किसी ने एक्सटर्नल 18 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कि स्मूथ सरफेस है, द सरफेस इज स्मूथ। अच्छा, अनटिल अनलेस अगर स्टेट नहीं किया जाए कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है तब तक हम स्मूथ ही मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि एकदम चिकना सरफेस है। सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A and B and contact force between A and B, between A and B। तो हमें A और B का नेट एक्सेलरेशन बताना है कि कितने से एक्सेलरेट होंगे ये, और ये भी बताना है कि इनके बीच में कुछ कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि असल में जो 2 है, 2 kg वाला ब्लॉक है, वो तो 4 न्यूटन के धक्का मारने से आगे बढ़ रहा होगा, है ना। तो उस धक्के की वैल्यू बतानी है अपन को, दैट धक्का दैट धक्का ओनली इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। सो उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बतानी है, उसी कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू बतानी है हमें। तो ज़रा सॉल्व करके हाथ पैर मारो, ज़रा 2 मिनट देता हूँ मैं सबको। तो देखो स्टेप बाय स्टेप शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले उठाते हैं इस 4 किलो के ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे उसको फ्री कर देते हैं। अब सोचते हैं कि क्या हो रहा होगा, इसका कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। तो एक तो नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल धरती धक्का दे रही हो, इसको N1 बोल देते हैं जिसे। यहाँ से 18 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है,
और यहाँ से बी वाला ऑब्जेक्ट इसको धक्का दे रहा होगा, उसको एन बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका पहले तो सोचो एक्सीलरेशन किस दिशा में होगा। ऐसी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो कि अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए टेबल पे या फर्श पे कहीं पे भी, और तुमने हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, तो अब ये ऐसा तो चल नहीं देगा, या ऊपर तो जाने नहीं लग जाएगा, या ज़मीन के अंदर तो घुस नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा ये। कॉमन सेंस से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यार ये एकदम हॉरिजॉन्टली ही जाएगा। अगर किसी का कॉमन सेंस कुछ और बोलता है तो लेट मी नो, मैं उसको कॉमन सेंस को ठीक करता हूँ अभी, कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरफ धक्का दे रहे हो तो इधर ही जाएगा, अनटिल अनलेस कोई इधर गाइडेड चेंज ना होती, कि यहाँ पे ऐसे कुछ दीवार ना हो जाती या कुछ गाइडेड उसको प्लेटफॉर्म ना मिल जाता, तब तक वो फ्रीली इस तरफ ही जाएगा। तो सबसे पहले हमने जजमेंट किया कि यार एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इसका इस तरफ है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा तो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, यानी कि वाई डायरेक्शन में अगर हम एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगाएंगे, एफ वाई इज इक्वल्स टू एम इंटू ए वाई, सो एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज ज़ीरो, यानी कि 4g n1 को बैलेंस कर रहा होगा। सो n1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 40 न्यूटन। ठीक है, g की वैल्यू 10 होती है लगभग, तो उसका इस्तेमाल करते हुए mg कितना होगा यहाँ पे 40 न्यूटन। तो इसका मतलब, तो ये तो खैर हमें निकालना नहीं था, तो एक्स्ट्रा दिमाग लगा के हमने ज़बरदस्ती का 40 न्यूटन बता दिया कि यार इसको 4 kg वाले ऑब्जेक्ट को धरती 40 न्यूटन से पुश कर रही होगी। उसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत तो इस नॉर्मल रिएक्शन को निकालने की है। ठीक है, तो इसको नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए अब उनको क्या इक्वेशन लिखनी पड़ेगी? एक्स में इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सो नेट फोर्स ज़्यादा डोमिनेंट कौन सा होगा? जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है ना। कोई तुम अच्छा आराम से बैठ के ज़रा सा मैं एक थॉट तुम्हारा चाहता हूँ, तुम बताओ 18 न्यूटन बड़ा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होगा? क्योंकि अगर 18 बड़ा हुआ तो फिर हम 18 माइनस एन लिखेंगे, और अगर n बड़ा हुआ तो n माइनस 18 लिखेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि एक्सीलरेशन दिस डायरेक्शन में ऑफ कोर्स वो फोर्स डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि अगर ये डोमिनेटिंग होता तब तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये भी कॉमन सेंस से जजमेंट लगा सकते हैं अपन कि नेट फोर्स लिखेंगे 18 माइनस एन। ठीक है, ठीक है। तो वंस ये चीज़ समझ में आ गई अपने कि यार 4 किलो और 2 किलो के ब्लॉक्स एक साथ ही मूव करेंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम ही होगा, और 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 18/6 विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। अब किसी एक का भी एफ बना लिया अपन ने, तो जैसे 4 किलो का एफ बनाते हैं। 4 किलो में नीचे की साइड 4g लग रहा है, ऊपर की साइड एक नॉर्मल लग रहा है अर्थ से, उसको जैसे लिख देते हैं नॉर्मल फ्रॉम अर्थ, NE लिख देते हैं ना, NE फॉर अर्थ, सो नॉर्मल फ्रॉम अर्थ। 18 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है एक्सटर्नल, और इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ये ब्लॉक 2 किलो वाला, जिसकी वैल्यू को अपन बोल देते हैं लेट से x, और उसी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एक्सीलरेशन किस दिशा में है इसका? इसका एक्सीलरेशन है इस दिशा में। ये बात समझ में आई? क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे एक्सीलरेशन जिस दिशा में है उसी डायरेक्शन के फोर्सेस लेंगे, यानी कि 18 और x। किस तरफ है एक्सीलरेशन? 18 वाले के अलॉन्ग, यानी कि 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इज 4 एंड एक्सीलरेशन इज 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12, सो x इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। ठीक है, अच्छा इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है इस डायरेक्शन में, यानी कि y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, तो 4g बैलेंस कर रहा होगा NE को, तो नॉर्मल विच द 4 kg ब्लॉक इज गेटिंग फ्रॉम द अर्थ विल बी इक्वल्स टू 4g। ये भी देख सकते हैं, हालांकि वो क्वेश्चन में देखने की ज़रूरत नहीं थी। जब तुम्हें दिमाग में इस थॉट आ रहा होगा कि यार 4 kg के ब्लॉक का एफ बनाया तो आंसर आया नॉर्मल रिएक्शन का 6 न्यूटन, तो 2 kg का बना लें तो क्या होगा, है ना। 4 kg का बनाया तो 6 न्यूटन आया, तो 2 kg का बनाए तो क्या होगा? सेम आंसर आना चाहिए, नहीं तो पूरी फिजिक्स ही गलत होगी इसका मतलब। तो बस वो भी कर लेते हैं। ये कितना है? 2 kg। अच्छा, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस लगाना बुद्धिमानी नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है।
है ना। तो वाई में mg और नॉर्मल फ्रॉम अर्थ मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वही मार्क करते हैं जिस तरफ एसिलरेशन है। तो एसिलरेशन किस तरफ है, इस तरफ, और वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस x का नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन पेयर। अगर 2 किलो का ब्लॉक 4 किलो को इस तरफ धक्का मार रहा है, सो 4 kg का ब्लॉक 2 kg को इस तरफ धक्का मारेगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो x इस तरफ लग रहा होगा इसमें, और कोई फोर्स नहीं है इसमें, है ना। नीचे लग रहे होंगे वो तो बैलेंस हो रहे होंगे क्योंकि उस तरफ एक्सीलरेशन नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या लिखें, नेट फोर्स x ही है। सो x इज इक्वल्स टू ma, m इज़ 2 एंड a इज़ 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 न्यूटन। यहाँ पे हमने क्या किया, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पर भी ये एफ नेट था, इज इक्वल्स टू एम इंटू ए किया था, ये एम था ये ए था। तो दोनों ही तरीके से 6 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी इसकी। सो आई यू गेटिंग दिस? यस सर। यस सर। तो मूव ऑन करते हैं एक और क्वेश्चन पे। सेम सिचुएशन है, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है ना। ये वेल्डेड नहीं है, पुरानी सिचुएशन में भी वेल्डेड नहीं, वो अलग अलग रखे हुए थे। मतलब एक ब्लॉक को लाए हम 4 kg को, दूसरे को लाए और रख दिया ऐसे दोनों को। तो वेल्डेड नहीं है ना, कोई ग्लू नहीं है उनके बीच में, मतलब कि हटाएंगे तो हट जाएंगे। तो अगर मैंने 18 न्यूटन का फोर्स अब इस डायरेक्शन में लगा दिया तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये ए है और ये बी है। तो सब सोचो ज़रा इस बारे में एक सेकंड के लिए। सो अगर हम 4 kg का एफ बनाए, सो 80 न्यूटन इस तरफ लग रहा है ना। ऊपर नीचे वाले फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से लगाने की कोशिश हो रही होगी 2 न्यूटन की वजह से, लेकिन नहीं लग रहा होगा क्योंकि जब तक बीच में कुछ प्रेसिंग नहीं आएगी तब तक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर से 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्सेस का 18 ही है और 4 kg का ब्लॉक है ये। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी 18/4, दैट इज़ 9/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। और बी का एक्सेलरेशन 0 क्योंकि उस पर अब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, वर्टिकल वाले फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज़ 0। नेक्स्ट सिचुएशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में वही है 4 किलो का ब्लॉक और बाजू में 2 किलो का ब्लॉक। हर बार 2 किलो का साइज़ बड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो उससे साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अपन तो यही मान के चल रहे हैं कि सब पॉइंट साइज़ के ही, पार्टिकल साइज़ के ही ऑब्जेक्ट्स हैं। स्मूथ है सरफेस, स्मूथ है यानी कि फ्रिक्शन कहीं से नहीं लगेगा। सो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी ऐसे रखे हुए हैं और अब हमने ब्लॉक बी पर इस तरफ से 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और ब्लॉक ए पर इस तरफ से 24 न्यूटन का फोर्स लगाया, बस दोनों साइड से ऐसे दबा रहे हैं मिलके। सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, ऑल्सो द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो लगाओ थोड़ा अब इसमें दिमाग, 2 सेकंड का, 2 सेकंड नहीं मतलब 1 मिनट का टाइम है। देखो सबसे पहला काम कि नेट फोर्स पूरे सिस्टम में कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, 24 इस तरफ से और 12 इस तरफ से। तो नेट कितना हुआ, नेट इस तरफ लग रहा है 12 न्यूटन का, और कितने मास पे लग रहा है, टोटल मास है 4 kg एंड 2 kg, दैट इज़ 6 kg। तो यानी कि 6 kg पे लग रहा है 12 न्यूटन का फोर्स। तो सबसे पहले अपन ने एक्सीलरेशन लिख दिया, एक्सीलरेशन आ गया इसका 2 मीटर
12/6 दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो किसी एक का एपीडी बना लेते हैं, किसी भी एक का, है ना, और फिर वहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लिख देंगे, तो ए का एपीडी बनाते हैं। मतलब ऐसा कुछ बायस नहीं है, बी का भी बना सकते हो तुम, चलो मैं दोनों का ही बना देता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में हम एक का ही बनाएंगे, है ना। वहाँ पे मज़े लेने के लिए थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आंसर लाने के लिए कर रहे हैं एग्ज़ाम में। तो ज़िंदगी में अगर मज़े लेना है तो फिर दो के बनाएंगे, लेकिन आंसर निकालना है तो एक का ही बनाएंगे फिर। सो 4 kg पे क्या लग रहा है, 4 kg पे 24 न्यूटन इधर से लग रहा है और इधर से लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, ऊपर नीचे वाले फोर्स तो बैलेंस आउट कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन वर्टिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब नेट फोर्स लिखते हैं। अब यहाँ पे वर्टिकली को भूल जाओ, वो फोर्स मार्क करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें तो केवल यही चाहिए। तो 24 - n इज इक्वल्स टू एम ए। 24 - n क्यों लिखा? क्योंकि जिस तरफ एक्सीलरेशन है उस वाले को पॉजिटिव लिखना है और एक्सीलरेशन के जो अगेंस्ट है उसको नेगेटिव लिखना है। 4 इंटू एक्सीलरेशन, मास हो गया 4 और एक्सीलरेशन हो गया 2। 24 - n इज इक्वल्स टू 8। तो 24 में से n घटाएंगे तो 8 मिलेगा, तो n कितना होना चाहिए? 16 न्यूटन होना चाहिए। n इज इक्वल्स टू 16 न्यूटन है ये ना, तो बस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 16 न्यूटन। बी का भी बना लो, मज़े के लिए देखते हैं कि सही आया कि नहीं, कैलकुलेशन चेक हो जाएगी कि भाई सही किया कि नहीं हमने। सो 2 kg का एफ बनाया तो इस तरफ से लग रहा है 12 न्यूटन, इस तरफ से लग रहा है इस नॉर्मल का रिएक्शन पेयर, दैट इज़ n। और एक्सीलरेशन है इस बी ब्लॉक का किस तरफ? राइट हैंड साइड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जब इक्वेशन लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, सो क्योंकि ए के डायरेक्शन में n है, n-12 लिखेंगे यहाँ पे। सो n-12 इज इक्वल्स टू एम ए, एम इज़ 2 एंड ए इज़ 2। सो n-12 इज इक्वल्स टू 2 टू द 4। तो कितने में से 12 घटाया जाए कि 4 आ जाए? 16 में से। तो यहाँ से भी n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 न्यूटन। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, मैंने x को वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था। किसको मल्टीप्लाई कर दिया था? x को सर, n को सर वहाँ पे जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था उस साइड पे। अच्छा, ओह कैलकुलेशन, सिली कैलकुलेशन मिस्टेक। यस सर। ठीक है, तो एक और वैरायटी का क्वेश्चन लेके आते हैं इसमें, ताकि हमारे दिमाग के सारे दरवाजे खुल ही जाएं। सेम सिचुएशन है, 4 किलो का ब्लॉक है और उसके बाजू में एक 2 किलो का ब्लॉक है। दिस इज़ 4 किलो एंड दिस इज़ 2 किलो, यही चलते आ रहा है तब से। और अब फोर्स इस तरफ से तो 12 न्यूटन लग रहा है, लेकिन इधर हॉरिजॉन्टल ना लगते हुए ये थोड़ा सा इंक्लाइंड एंगल पे लग रहा है 24 न्यूटन का फोर्स। और वो इंक्लाइंड एंगल हॉरिजॉन्टल से डिप पर है 60 डिग्री के। दिस इज़ आवर ए, दिस इज़ आवर बी। सो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सोचो क्या करेंगे। तो देखो शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। क्या किया जाए? यहाँ पे सबसे पहले तो समझते हैं कि यार ब्लॉक एक्सीलरेट कैसे करेगा। तो ब्लॉक के एक्सीलरेशन के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है। तुम लिटरली सबसे पहले तो सोचो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे तुम खड़े हुए हो और उसको तुमने कुछ इस एंगल पे धक्का मारना शुरू किया। ठीक है, तो क्या ये ज़मीन में घुस जाएगा? तो हाँ घुस सकता है, अगर ज़मीन गीली मिट्टी की है तो। लेकिन अगर रिजिड है, जैसे हमारे नॉर्मल घरों में होती है या सड़कों पर होती है, सीमेंट की सड़क होती है, डांबर की सड़क होती है, बिटुमेन की, तब ऐसा कुछ नहीं होगा, तब ये ऐसे ही जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर तुम्हें ऐसा थॉट आ रहा है कि ऐसा मारने से, एंगल पे लगाने से फोर्स ये ज़मीन में घुस जाएगा, तो गलत बात है। ये जाएगा तो ऐसा ही। ठीक है, तो अब तुम सोच रहे हो कि ऊपर वाली सिचुएशन में तो ऐसे लग रहा था तो ऐसे जा रहा था,
अब यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं तो भी ऐसे ही जाएगा, ये क्या चक्कर है। तो हमने कहा ठीक है, एक्चुअली क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे इस फोर्स के। तो ये वाला फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन इसकी प्रेसिंग को बढ़ा देगा, एक्सेलरेशन में कोई योगदान नहीं देगा वो। लेकिन ये जो एक्स कंपोनेंट है इसका, जो अलोंग द रोड है, अलोंग द सरफेस है, वो इसको एक्सीलरेट करेगा। तो सबसे पहले अपन ने ये समझा कि अगर इसको रिजॉल्व कर लिया जाए और फिर इसको एक्स डायरेक्शन में देखा जाए तो फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो कैसे करें, बस शुरू हो जाते हैं, यही तो मज़ेदार चीज़ है। तो ये बना है 4 किलो का ऑब्जेक्ट और उसके बाजू में रखा हुआ है 2 किलो का ऑब्जेक्ट, नीचे है फ्लोर। इस फोर्स को रिजॉल्व करने का हमारा मकसद है किन डायरेक्शंस में, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 24, ठीक है। और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। तो ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बचपन में पढ़ा था, दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ऐसे खींच दो ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है जो ओरिजिनल फोर्स है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो 24 का कंपोनेंट है दैट वुड बी 24 cos 60 डिग्री, और ये वाला कितना होगा 24 इंटू साइन 60 डिग्री। अच्छा, मैं कभी नीचे साइन 60 डिग्री लिख देता हूँ, कभी ऊपर लिख देता हूँ, ये क्या चक्कर है। ये चक्कर ऐसा है कि इस फोर्स के कंपोनेंट लेने हैं हमें, तो पास वाला जो एंगल है, जैसे 60 डिग्री के पास वाला जो कंपोनेंट है वो कॉस में आता है। ये हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देख चुके हैं, इसलिए मैं स्पीड से कर रहा हूँ ये। और जो दूर वाला होता है वो साइन 60 डिग्री आता है। नहीं, वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फंडे हैं ये, है ना। तो अब उस पर ज़्यादा अपन टाइम न लगाते हुए यहाँ तक पहुँच गए कि हाँ भाई ये 24 साइन 60 डिग्री है, यानी कि 24 इंटू √3/2, और ये 24 cos 60 डिग्री है, यानी कि 24 इंटू 1/2। तो ये 12 न्यूटन, और यहाँ पे ये आया 12 इंटू √3/2, 12 इंटू √3, क्योंकि 2 से 24 कट गया तो 2 गया। सो ऊपर से ये प्रेसिंग हो रही है इसकी एडिशनली 12 √3 न्यूटन से, और साइड से किकिंग हो रही है इसकी 12 न्यूटन से, ठीक है। और बाकी फोर्स भी एनलिस्ट कर लेते हैं। इस तरफ कितना लग रहा है, 12 न्यूटन। सो यहाँ 12 न्यूटन। सो दिस सिचुएशन इज़ इक्वलेंट टू, तुम्हें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जस्ट अच्छा से इलस्ट्रेट हो जाए इसलिए बना रहा हूँ, तो तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कि रिपीटेडली मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, तो फिर तो वहाँ ध्यान लग ही जाएगा। सो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में एक तो ऊपर से लग गया कितना 12 √3, और एक साइड से लग गया 12 न्यूटन, और दूसरे 2 किलो के ऑब्जेक्ट पर लग गया 12 न्यूटन इस तरफ से। तो एक्सेलरेशन तो 100% इसका इस डायरेक्शन में होगा, अगर होगा तो। लेकिन इस केस में 12 न्यूटन और 12 न्यूटन एक्स वाले डायरेक्शन में फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि Fx इज़ 0 इन दिस केस। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। क्या ये बात समझ में आ गई, दिस इज़ 0, क्योंकि 12 न्यूटन को बैलेंस कर दिया 12 न्यूटन ने, ठीक है। लेकिन रिएक्शन फोर्स तो होगा कुछ ना कुछ, तो उसको निकालने के लिए किसी एक का एफ बना लेते हैं। सो 4 किलो का एफ बनाया, 4 किलो के एफ में 12 न्यूटन यहाँ से लग रहा होगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन बोल देते हैं इसको, एन यहाँ एक्स यहाँ से एक्स बोल देते हैं उसको, एक्स यहाँ से लग रहा होगा। एक्सीलरेशन कितना है, 0, यानी कि ये इसके बराबर होना चाहिए। एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 12/6 को बैलेंस करना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 12 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 12 न्यूटन और एक्सीलरेशन हो जाएगा 0। ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस फोर्स का क्या यूटिलाइजेशन हो, मतलब ये क्या कर रहा होगा, ये जो वर्टिकल वाला है ये असल में इसको ज़्यादा प्रेस कर रहा होगा 4 kg वाले को, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन बन के आ रहा होगा धरती से, उसकी वैल्यू बढ़ के आ रही होगी इस केस में, है ना। क्या बात कही गई, ऐसी बात कही गई कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम खड़े हो, ठीक है, तो क्यों खड़े हो,
नीचे क्यों नहीं चले जाते धरती में? क्योंकि धरती तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन दे के खड़ा करके रखी हुई है, ठीक है। और तुम्हारे स्वयं का एक फोर्स mg भी लग रहा है नीचे साइड, तो उसको बैलेंस कर रही है ये नॉर्मल रिएक्शन। अब इमेजिन करो कोई आ जाए बहुत बड़ा आदमी और तुम्हारे ऊपर हाथ रख के तुम्हें प्रेस करने लग जाए। प्रेस मतलब इलेक्ट्रिक आयरन नहीं, दबाने लग जाए अगर, तो क्या होगा? तो वहाँ नीचे की तरफ एक और फोर्स एडिशनल लग जाएगा यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो धरती पे तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता हुआ महसूस आएगा। और इस चीज़ को प्रैक्टिकली अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक वेइंग मशीन पर खड़े हो और अपना वेट मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो इमेजिन करो कि लेट से तुम्हारा वेट आया 50 kg। तो अगर तुम्हारा वेट 50 kg आया, ठीक है, तो बढ़िया खुश हो गए तुम 50 kg। अब इमेजिन करो तुमने अपने सर पे कुछ किताबें रख ली और कोई आया और उसने तुम्हारे सर पे किताबें रख दी, तो ये जो रीडिंग 50 kg की है ये बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। बड़े और लेट्स से अगर इनका टोटल मास था 10 kg, तो जो नई रीडिंग है वो 60 kg हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वही कॉन्सेप्ट, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। जो वेइंग मशीन मेजर कर रही है दैट इज़ नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया तो बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। सो इसमें फोकस करो कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। इंक्लाइन प्लेन मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। धरती अगर ऐसी है तो वो धरती से कुछ थीटा इंक्लिनेशन पे है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है। स्मूथ सरफेस है, परफेक्टली कोई दिक्कत नहीं है ना, सब चीज़ें आइडियल है। सो फाइंड एक्सीलरेशन एंड कांटेक्ट फोर्स, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड कांटेक्ट फोर्स between the block and the inclined surface तो सोचो इसमें बैठ के कि ये जो मास है, ब्लॉक है, ये किधर जाएगा, किधर स्लाइड करेगा। ये इंक्लाइंड सरफेस पे अगर तुम इंट्यूटिवली सही सोच रहे हो तो इस तरफ एक्सीलरेट होगा, ठीक है। अब ऐसा तो चला नहीं जाएगा, ना ही ऐसे उछल के ऊपर चला जाएगा, ना भी पीछे चला जाएगा। एंटी ग्रेविटी तो मूव करेगा नहीं, अलॉन्ग द सरफेस ही मूव करेगा। तो एक्सीलरेशन इसका इस तरफ रहेगा। तो सबसे पहले तो अपन ने एक्सीलरेशन का एक डायरेक्शन मार्क कर लिया, उसके बाद सारे फोर्सेस मार्क कर लेते हैं इस पर। तो ये बनाया हमने m, ठीक है। इस पर नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा होगा? इस इंक्लाइंड सरफेस से परपेंडिकुलरली लग रहा होगा, है ना। नॉर्मल अब ऐसा नहीं लगेगा यहाँ पे, ये बात समझ में आ रही है? वर्टिकली अप नहीं लगेगा, वो तो वर्टिकली इंक्लाइंड जिस सरफेस पे रखा है उससे वर्टिकल होता है, तो ऐसा तो नहीं लगेगा ये। दिस इज़ रॉन्ग, दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन हमें इस तरफ मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस नॉर्मल रिएक्शन को अगर अपन रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक्स और वाई एक्सिस चाहिए। सो लेट्स से दिस एक्सिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज़ द वाई एक्सिस, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन अगर हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसा बनाया, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये थीटा है, गौर से देखो, आर यू वॉचिंग क्लोजली? वॉच क्लोजली। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला, ये नॉर्मल जिस तरफ है और जिस तरफ इंक्लाइंड सरफेस है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये ओवरऑल 90 है। अगर ये ओवरऑल 90 है, कम ऑन, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला होगा 90 माइनस थीटा। क्या ये फॉन्ट अच्छे से दिख रहे हैं पेंसिल वाले? ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा, तो अगेन इस वाले और इस वाले पर भी ये कहानी लागू होती है कि ये वाला और इस वाले के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है।
So this will be 90 minus 90 minus theta, that would be again theta. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा. तो तुम थोड़ा सा ज्योमेट्री कंप्लीट करके देखोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा. मतलब अब हम रिजॉल्व करना है अगर एन को, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, तो हमें ये थीटा मिल चुका है. सो व्हाट दिस वुड बी एन कॉस थीटा एंड व्हाट दिस वुड बी एन साइन थीटा. ठीक है, हो गया काम. लेकिन हमें इस डायरेक्शन, एसिलरेशन किस डायरेक्शन में है, एसिलरेशन है इस डायरेक्शन में, लेकिन हमने एक्सिस सिस्टम किस डायरेक्शन में माना, इस डायरेक्शन में. तो चोट हो गई. चोट होना मतलब दिक्कत हो जाना कि हमने अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मान लिया, नेट फोर्स इस एक्सिस सिस्टम के हिसाब से रिजॉल्व करके लिख दिए और एसिलरेशन ही उस तरफ नहीं है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है. हमें असल में क्या करना चाहिए, अदर वे राउंड करना चाहिए. अच्छा किया तो मतलब गड़बड़ कुछ नहीं है तो सही, लेकिन हमारी यूज़ का कुछ नहीं है ना, क्योंकि एसिलरेशन जिस डायरेक्शन में है नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में मार्क करना पड़ेगा हमको. लेकिन हमने तो इससे कुछ अलग एक्सिस सिस्टम पे मार्क कर दिए. एन कॉस थीटा इधर कर दिया, एन साइन थीटा इधर कर दिया और एम जी इधर कर दिया. सो दिस इज़ राइट बट ऑफ नो यूज़, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा एक्सिस सिस्टम एसिलरेशन की तरफ ही आए. सो क्या करेंगे अब, अगर तुम समझ पा रहे हो तो एक्सिस सिस्टम हमें एसिलरेशन के डायरेक्शन में ही मानना पड़ेगा. सो दिस इज़ एम और हम अपनी एक्स एक्सिस अब इस डायरेक्शन में मानेंगे क्योंकि इस तरफ ही एसिलरेशन है. तो ठीक है, बाकी सारे फोर्सेस मार्क कर लेते हैं. एम जी नीचे, नॉर्मल इस तरफ. सो नॉर्मल तो हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो एक्सिस मानी है उसके अलॉन्ग ही आ गया, उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. किसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, एम जी को. ठीक है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इस ट्राइंगल को अब गौर से देखो, ये वाले ट्राइंगल को. ये वाला ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पे. सो इफ़ दिस इज़ थीटा, दिस इज़ 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है और ये वाला एंगल भी 90 है. सो दिस इज़ 90 माइनस थीटा, दिस वुड बी थीटा. तो हमने थीटा एनकाउंटर कर लिया यहाँ पे. सो एम जी यहाँ पे है. सो एम जी का एक कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे, थीटा से ये दूर वाला है यानी कि एम जी साइन थीटा, और थीटा के पास वाला इधर आ जाएगा, दैट इज़ एम जी कॉस थीटा. अब इस सिचुएशन को बनाते हैं यहाँ पे कि हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम क्या है, एक एक्सिस इस तरफ और एक एक्सिस इस तरफ. नॉर्मल तो इसी एक्सिस के वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ गया. सो नॉर्मल के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, नॉर्मल ऊपर लग गया. एम जी का एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इधर आया है, दिस इज़ एम जी साइन थीटा, और एम जी कॉस थीटा नीचे आया है एक्सिस सिस्टम के हिसाब से, एम जी कॉस थीटा. एसिलरेशन किस डायरेक्शन में है, एसिलरेशन इस डायरेक्शन में. तो बात बन गई अब, क्योंकि पिछली सिचुएशन में तो ऐसे डायरेक्शन में एसिलरेशन आ रहा था जिधर तो फोर्स अपन ने रिजॉल्व किए ही नहीं थे. तो बस इस डायरेक्शन में एसिलरेट कौन कर रहा होगा इसको, केवल ये वाला फोर्स. और इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वाई एक्सिस में एम जी कॉस थीटा को एन बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एसिलरेशन नहीं है. तो यहाँ से अपन लिखेंगे एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन. सो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एन. ये नॉर्मल का आंसर आ गया अपना. और इस तरफ नेट फोर्स है एम जी साइन थीटा. सो एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू एसिलरेशन, क्योंकि एसिलरेशन है इधर, मास इंटू एसिलरेशन. सो एम से एम कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, जी साइन थीटा. तो ये आंसर होगा हमारे. क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर. हाँ सर. हाँ करा दो. तो अब इसके बेसिस पे मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ जो तुम्हें करना है. तो अगर तुम उस होमवर्क को करोगे तो एक फ्लो बन जाएगा तुम्हारे. आज ही, मतलब आज ही करना है उसको. डू नॉट डिले दिस एंड डू इट टुडे ओनली. एक सेकेंड, होमवर्क है. जिन्होंने 8.1 कंप्लीट नहीं किया वो पूरी कंप्लीट करो, जिन्होंने मतलब आधी कंप्लीट की वो भी कंप्लीट करो. तो होमवर्क इज़ नथिंग बट एक्सरसाइज 8.1.
ठीक है, तो 8.1 कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्लास में अपन मैथ्स की क्लास है 5:30 ये 6 बजे से 6 बजे मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन। बाय सर।